सभी साथियों को नमस्कार। आज के वीडियो में हम करेंगे प्रारंभिक पात्रता परीक्षण यानी कि पैट। उत्तर प्रदेश में जो बी ग्रुप बी और सी के लिए एक प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहा है उसके बारे में। दोस्तों, इससे पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट की वीडियो बना चुके हैं, दूसरी है, और इस पीडीएफ में टोटल हमने 15 प्रैक्टिस सेट जो सिलेबस दिया गया है या जिस प्रकार के क्वेश्चन आने हैं उसी आधार पर आपको बताने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा जो आपके टेस्ट में हेल्प करेगा। दोस्तों, अगर आप ग्रुप बी और सी उत्तर प्रदेश में जॉब करना चाहते हैं तो आपको ये टेस्ट पास करना ही होगा, तभी आप आगे ग्रुप बी और सी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा बात नहीं करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची 1 में दिए गए विषयों का मिलान सूची 2 में दिए गए अकबर के शासनकाल की मुख्य घटनाओं से कीजिए और नीचे दिए गए विकल्प को सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों, सूची 1 में दिया 1564, 1575, 1579, 1582। तो दोस्तों, आपने अगर अकबर का बारे में पढ़ा होगा तो आपको जानकारी होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पेन ले लेता हूं। पहले 1564 पे चलते हैं। 1564 में अकबर ने जब 1500 सबसे पहले जो जजिया कर का उन्मूलन यानी कि जजिया जो कर चल रहा था उसको समाप्त किया 1564 में। 1575 में जो है इबादत खाने की स्थापना, यानी कि जहां पर जो धर्मों के गुरु होते थे उनके लिए एक इबादत खाने की स्थापना की जहां पर चर्चा होती थी। 1579 में जो है मजहर की घोषणा की गई अकबर के द्वारा, और 1582 में एक दहशाला जो उनका एक उनके दरबार में टोडरमल थे, उन्होंने उनके अनुरोध पे इसकी स्थापना की। इस प्रकार दोस्तों, इस क्वेश्चन का सी आंसर सही होगा, पहले का जैसे सी, दूसरे का डी और तीसरे का बी और चौथे का ए। प्रश्न नंबर 2, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? ए मोहम्मद बिन कासिम, बी मोहम्मद गजनबी, सी शेरशाह और डी अकबर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी मोहम्मद गजनबी। मोहम्मद गजनबी ने अपने सिक्कों पर एक तरफ तो कलमा का अनुवाद करवाया था संस्कृत में, और जो लिखवाया था अव्ययकत में कम अवतारम अंकित करवाया था, और दूसरी तरफ उन्होंने अपना कहना मतलब राजा का फोटो लगवाया था। प्रश्न नंबर 3, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों, चोल एवं उत्तर चालुक्यों के मध्य, बी है चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य, सी है चोल और होयसल के मध्य, और डी है चोल और पांडवों के मध्य। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है, जो दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था वो चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था, और यह कब हुआ था? 949 ईस्वी में। और राष्ट्रकूट नरेश जो था वो कृष्ण तृतीय थे, और चोल शासक परातंग पृथ्वी के बीच में यह युद्ध हुआ था, और इसमें जो है चोल शासक बुरी तरह से पराजित हुए थे, और जो उनमें राष्ट्रकूटों के सेनापति थे वो थे मंडलेर, और उनके अगुवाई में यह युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 4, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? ए अर्धमागधी, बी पाली, सी प्राकृत और डी संस्कृत। तो चौथे का जो है दोस्तों अर्धमागधी भाषा में प्रारंभिक जैन साहित्य लिखा था, क्योंकि प्रारंभिक जैन साहित्य जो है संस्कृत में नहीं लिखा गया उस समय, जबकि ब्राह्मणों की भाषा और जो भी उस समय साहित्य लिखे जा रहे संस्कृत लिखे जा रहे थे। लेकिन जैन जो धर्म गुरु थे उन्होंने
जो उस समय के जो भाषा बोली जाती थी आम लोगों में, बोलचाल की भाषा, प्राकृत भाषा को अपनाया और धार्मिक ग्रंथ अर्ध मादगी में जो है भाषा के जो भी उनके ग्रंथ थे वो लिखे गए। और यह ग्रंथ ईसा की 6ठी शताब्दी से में लिखे गए थे और बल्लवी जगह है जो आज की डेट में गुजरात में है, वहां पर लिखे गए थे और एक यह विद्या का केंद्र भी था। प्रश्न नंबर 5, मानव समाधान में कुत्ते दफनाए गए थे। ए गुपकराल में, बी ब्रुजहोम में, सी मातंडम में और डी महरवगढ़ में। तो दोस्तों इसका बी, ये जो है एक स्थान है जम्मू कश्मीर में, यह उत्तर भारत का या नप्पाषाण संस्कृति के अंतर्गत आता है और मैंने बताया जिस प्रकार कश्मीर प्रांत में पड़ता है। और यहाँ से जो है ब्रुजहोम और दूसरी एक जगह और है जम्मू में और कश्मीर में गुपकराल, ये विशेष रूप से है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है, मिट्टी के गड्ढे के घर के भी अफसोस मिले हैं और यहाँ से ही कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य भी यहाँ से ही मिले हैं। प्रश्न नंबर 6, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की थी। रेगुलेट एक्ट अधिनियम 1773, बी सेटलमेंट अधिनियम 1781, चार्टर अधिनियम 1813 और या पीटर इंडिया अधिनियम 1784। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है पीटर इंडिया अधिनियम 1784 के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की थी। इसमें 6 सदस्यीय बोर्ड, 6 सदस्य बनाए गए थे और उसका मुख्य उद्देश्य जो है, जो ब्रिटेन का मेन मुख्य उद्देश्य था व्यापार, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार को छोड़कर सैनिक, असैनिक, राजस्व और अन्य सभी मामले जो व्यापार से संबंधित थे उसके बारे में विचार विमर्श या उस पर रिपोर्ट देना था। प्रश्न नंबर 7, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए। ए बारदोली आंदोलन, बी चंपारण सत्याग्रह, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी असहयोग आंदोलन। अगर आचार्य विनोबा भावे की बात की जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में, उसमें विनोबा भावे द्वारा शामिल हुए थे और वो शामिल होने के कारण उनको पहली बार गिरफ्तार किया गया था। और इस जो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था प्रशासन को, यानी कि अंग्रेजों का जो प्रशासन था उसको अस्त व्यस्त करना था, विशेषकर सार्वजनिक रूप से अवैध कार्यक्रम द्वारा, जिसमें यह शामिल था कि कर ना दिया जाए उनको। प्रश्न नंबर 8, जलियांवाला नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1918 को। 18 तो आप इसे काट ही दीजिए। 13 अप्रैल 1917, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया, और 13 अप्रैल 1919 और 13 अप्रैल 1916। तो दोस्तों इसका सी आंसर 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और ये जलियांवाला हत्याकांड जो है इस किस कारण हुआ था या क्या हो रहा था यहाँ पर। तो 13 अप्रैल 1919 को क्या था, पंजाब के लोकप्रिय 2 नेता थे, एक थे डॉक्टर किचलू और दूसरे थे डॉक्टर सतपाल, की जो उनकी गिरफ्तारी हो गई थी उसके विरोध में शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था जलियांवाला बाग में। और उस स्थल पर क्या हुआ, जब जनरल डायर था उसको पता चल गया और उन्हें कोई सूचना नहीं दी, वहाँ जो क्या नाम मतलब शांतिपूर्ण आयोजन हो रहा था, और वहाँ पर लोगों के ऊपर गोली चला दी थी, जिसमें 1000 लोग लगभग मारे गए थे। और इसमें मेनली कुछ विरोध बहुत ज्यादा हुआ, कांग्रेस के द्वारा भी एक समिति बनी। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उस समय काफी फेमस थे, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। शंकर नायर ने जो थे वो वायसराय की कार्यकारिणी जो ऊपर मैंने बात करी उसमें थे, उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था। और इसकी जो है एक कमेटी अंग्रेजों के द्वारा भी, या उस समय ब्रिटिश द्वारा बनाई गई हंटर कमेटी बनाई गई थी। और कांग्रेस द्वारा जो मदन मोहन मालवीय जो थे उनकी देखरेख में एक जांच समिति बनाई गई थी। और इसमें जो जांच समिति में मोतीलाल नेहरू उस समय, महात्मा गांधी, सी.आर. दास, तेयावत जी और जयकर शामिल थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। प्रश्न नंबर 9, बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया। ए 1909 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1912
ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही, सॉरी मैंने सभी पर टिक लगा दिया, एक दोबारा ले लेता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो है सी 1911 ईस्वी में, यानी कि रद्द कर दिया गया। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से बताऊंगा। 6 मई 1910 को इंग्लैंड में जो है जॉर्ज पंचम सम्राट बने इंग्लैंड के। अब उनको क्या है, भारत में उन्होंने उपनिषद का वो कर रखा था, या उनका शासक सम्मान जो चल रहा था। तो 1911 में दिसंबर में उनको भारत में आना था, जॉर्ज पंचम को, और उनके साथ उनकी जो महारानी थी मेरी, वो भी आनी थी। तो उनके जो आवागमन के उपलक्ष्य में एक दिल्ली के अंदर भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। और ये दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने क्या कर दिया, जब वो आयोजन किया गया, आने के बाद ही उनके पास डिमांड रखी गई, तो उन्होंने जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। इसके बाद एक कार्रवाई और हुई थी, 1 अप्रैल 1912 में जाके हुई। 1 अप्रैल 1912 में राजधानी जो है कलकत्ता से हटा के कहा, दिल्ली कर दी गई। यहां से भी क्वेश्चन आता है। प्रश्न नंबर 10, महलवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? ए कृषकों के साथ, बी जमींदारों के साथ, सी जमींदारों कृषकों के साझा रूप से हुआ था, या ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर आपको 3 कहना मतलब जमींदारी और उसके अलावा महलवाड़ी और एक अलग अलग तरह की वो चलाई गई थी, कहना मतलब पत्ती बनाई गई थी। जैसे जो महलवाड़ी प्रथा थी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके अनुसार भूमि की इकाई कृषक का खेत नहीं होता था, उसमें एक गांव के पूरे खेत होते थे। और यह जो प्रथा, इसमें 30% जमीन को शामिल किया गया था। और वहां पर जो जमींदार तौर पे जो लोगों को जवाबदारी दी गई थी, वो एक हिस्सा उसको दे देते थे जो कि खेती करता था गांव वाले, और इसी तरह की मालवाड़ी प्रथा कही जाती थी। दूसरा था, एक अगर व्यवस्था की बात करें जो मैं कह रहा था, एक स्थायी बंदोबस्त था, एक जमींदारी था। स्थायी बंदोबस्त में क्या था, उसमें के अंतर्गत जमींदार का ही उसको भूमि का स्वामी मान लिया जाता था। लेकिन महलवाड़ी, महल मतलब गांव, एक पूरे गांव की जमीन होती थी महलवाड़ी प्रथा में। और जो स्थायी बंदोबस्त था उसमें जो जमींदार खुद जमीन का मालिक होता था। और एक थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, उसमें जो है प्रत्येक जो भूमिदार को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया था उसमें भी, लेकिन उसमें जमींदार भी उसको वो कर सकता था। प्रश्न नंबर 11, अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है? ए नील नदी, बी अमेजन, सी कांगो, और डी मिसिसिपी मिसोरी। तो दोस्तों इसमें अगर 11 का आप देखेंगे तो इसमें पूछा क्या, अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर सबसे बड़ी नदी की बात करें तो नील नदी है, लेकिन अगर अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से क्षेत्र जो सबसे ज्यादा है उस पर अमेजन नदी पे है, क्योंकि अमेजन विश्व की जो है सबसे विशाल नदी है क्षेत्र के मामले में। लेकिन अगर सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो नील नदी है, और ये क्षेत्र बहाव में जो है सबसे आगे है। और इसकी जो अपवाद क्षेत्र में दृष्टि में ये 6750 किलोमीटर लंबी है। अमेजन नदी जो है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया किस पर्वत से निकलती है, तो एंडीज पर्वत से निकलती है। और ये कहाँ जाके समुद्र में मिल जाती है, सागर में मिल जाती है, तो आंध्र महासागर में जाके मिलती है। प्रश्न नंबर 12, प्रधान मायोत्तर ध्रुवीय वृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है? अंड महासागर में, घाना में, मोरक्को में, प्रशांत महासागर में। तो दोस्तों इसका जो है यह आंड महासागर सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? मार्च से अप्रैल, जून जुलाई, सितंबर से अक्टूबर, नवंबर से दिसंबर। तो दोस्तों वहां पर जो है 13 का नवंबर दिसंबर सही आंसर होगा, क्योंकि जब सितंबर महीने में क्या होता है, सूर्य भूमध्य रेखा के पास में होता है और भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून लौटता है, उसे लौटते मानसून भी कहा जाता है। उस समय
यानी कि जब मानसून लौटता है तो नवंबर दिसंबर में आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तमिलनाडु में वर्षा होती है, इसलिए इसका सही आंसर नवंबर दिसंबर होगा। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो दोस्तों आपको थोड़ा सा मैप पे भी जाना होगा, वहां से भी क्वेश्चन आएगा, तो आपको मैप के बारे में जानकारी, जैसे पंजाब बिल्कुल अलग हो जाता है, उत्तर प्रदेश के बीच में दिल्ली चंडीगढ़ आ जाता है, तो सबसे पहला आंसर तो आपका यही हो जाएगा कि निम्नलिखित राज्यों में कौन सा उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती, अच्छा सीमावर्ती है, पंजाब सीमावर्ती नहीं है आपका, ये पहले तो इसमें कर देते हैं, ये नहीं है। राजस्थान इसमें जो है उत्तर प्रदेश के उसमें आता है, यानी कि राजस्थान से सीमा मिलती है, जो इधर आप जाओगे। छत्तीसगढ़ से भी नीचे सीमा मिलती है और झारखंड से भी सीमा मिलती है, यानी कि इसमें 2 3 4 किसमें है, बी, इसका बी आंसर होगा। मैं आपको वैसे बता दूं, जो उत्तर प्रदेश है उसके उत्तर में हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, नेपाल है। अगर दक्षिण की बात करें तो मध्य प्रदेश आ जाता है, छत्तीसगढ़ आता है और बिहार भी, वहाँ पर बिहार भी की सीमा मिलती है, झारखंड की सीमा मिलती है। अगर हम पश्चिम में बात करें, पश्चिम साइड में, तो हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तीनों की, और अगर दक्षिण में बात करें, तो कहना मतलब पश्चिम पूरब की बात करें, तो पश्चिम बंगाल का तो मैं जिक्र कर ही चुका हूँ, पश्चिम बंगाल की भी सीमा से मिलती है। तो यहाँ पर जो है सही आंसर मैंने आपको बता ही दिया है, ये होगा। आपको राज्यों की भी सीमाओं का पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 15, वर्ष 2001-2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि थी। दोस्तों ये क्वेश्चन पुराना है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जनगणना के संबंधी अभी 2011 पे ही आंकड़े चल रहे हैं। 2021 में जो जनगणना हुई थी अभी सरकार नहीं करा पाई है, तो आप एक बार 2021 की जनगणना पर जरूर अपना प्रकाश डाल लें। तो इसमें जो है दोस्तों 10 की जनसंख्या जो थी, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए 20.09% रही, अगर औसत बात की जाए 17.0 थी, यानी कि पूरे भारत में। प्रश्न नंबर 16, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति घोषित की गई थी अप्रैल 2020 में, अप्रैल 2021 में, अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2002 में, अप्रैल 2003 में। तो दोस्तों यह एक महत्वपूर्ण है, जिसे विशेष आर्थिक क्षेत्र बोला जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोला जाता है। नीति प्रदेश या इसकी जो नीति है 2000 में घोषित की गई थी, इसका ए आंसर राइट होगा। प्रश्न नंबर 17, अदेशीय निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात, प्रतिबंधित सामान का निर्यात, अलिखित सामान का निर्यात, तस्करी और सामान का निर्यात। तो दोस्तों इसका जो है सेवाओं का निर्यात इसमें सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18, खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजनाओं में से की गई थी, या किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो दोस्तों इसमें पहला दिया है तीसरी पंचवर्षीय योजना, बी में चौथी पंचवर्षीय योजना, या दूसरी पंचवर्षीय योजना, या प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों इसका जो सही है आंसर ये वाला है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना। और ये कब की गई थी? 1956 के में की गई थी। 1956 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? बम्बई में बनाया गया था। और इसके बहुत सारे क्षेत्रीय कार्यालय जैसे दिल्ली में भी है, भोपाल में, कलकत्ता, बम्बई, बंगलोर, गुवाहाटी में भी स्थित है। तो दोस्तों इसका ये आंसर सही होगा। गिल्ट एजेड बाजार किससे संबंधित है? धातुओं के व्यापार से, ऋण पत्रों के व्यापार से, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, शस्त्रों के व्यापार से। तो दोस्तों 19 का जो सही आंसर है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। दोस्तों गिल्ट बाजार का संबंध कम जोखिम वाली प्रतिभूतियों से लिया जाता है, इसमें जो सरकार भी शामिल होती है। प्रश्न नंबर 20 है, भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिन्हित समूह थिंक टैंक है, में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? यानी कि आपको नीति का जो नीति आयोग है इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है,
के फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों इसका जो है नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्था के रूप में इसको चिन्हित किया गया, बी वाला है। ये भी आपको इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, जनवरी 2015 में जब भाजपा की सरकार आई तो पंचवर्षीय योजना के स्थान पर इसका नाम रख दिया, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और इसके जो अन्य सदस्य होते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री, वो केंद्र शासित प्रदेश के होते हैं, और कुछ इसमें जो है इसके सदस्य ऐसे भी होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ होते हैं, और उपाध्यक्ष जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। कुछ इसके सदस्य पूर्णकालीन होते हैं, कुछ अंशकालीन होते हैं। प्रश्न नंबर 21, सही उत्तर का चयन कीजिए। सभी व्यक्ति पंचायती राज्य के सदस्य बन सकते हैं। वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता न रखता हो, पंचायती राज का सदस्य बन सकता है। 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को पंचायती राज की सदस्यता के लिए अहत है। वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुनने की योग्यता रखते हों, पंचायती राज सदस्य के लिए अहत योग्य है। तो दोस्तों आपको इसमें 21 में सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर वह है, वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं, पंचायती राज की सदस्य के लिए भी योग्य है। तो इसका ये सही आंसर होगा। अब इस पे ज्यादा विस्तार से करूंगा तो टाइम हो जाएगा बहुत ज्यादा, तो इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय निम्न में से कौन करता है? ए वित्त मंत्री, बी राज्यसभा का सभापति, सी भारत का राष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों इसका जो है ये आपको पता होगा, लोकसभा अध्यक्ष किसी भी बिल को वह वित्त विधेयक है या नहीं, इसकी अंतिम मोहर उनके द्वारा ही लगाई जाती है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद है 110, उसका 110 का भी थर्ड के अनुसार यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, उसका अंतिम निर्णय कौन लेगा? तो उसका अंतिम निर्णय उसमें दिया गया है, लोकसभा अध्यक्ष हस्ताक्षर करके प्रमाणित करेंगे कि यह जो विधेयक है धन विधेयक है या नहीं है। और संविधान के अनुच्छेद 109 के 1 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अगर कोई धन विधेयक है तो उसको पहले राष्ट्रपति की अनुमति के स्वीकृति के बाद लोकसभा में ही आपको लोकसभा में प्रस्तुत करना होगा। प्रश्न नंबर 23, बिना अनुमति के कितने दिन संसद की अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो दोस्तों इसमें सीधा सा क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया 60 दिन है। यदि कोई संसद सदस्य है, चाहे वो राज्यसभा का हो, लोकसभा का हो, 60 दिन की अवधि तक संसद की सभी कार्यवाही में अनुपस्थित रहता है तो उस पद को रिक्त घोषित किया जा सकता है। लेकिन उन 60 दिन में जो है, जो मान लिया संसद स्थगित हो जाता है या सत्रावास नहीं होता, उनकी अवधि को इसमें नहीं जोड़ा जाता है। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में किसको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाता है? ए शक्तियों का परिसीमन, दूसरे में दिया विधि के समक्ष समानता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता और नागरिकता। तो दोस्तों इसमें जो है मैं आपको बताऊंगा, इसके ऑप्शन आगे दिए हैं। भारतीय संविधान में ज्यादातर प्रावधान भारत का जो एक अधिनियम था 1935 उससे लिए गए हैं, और उसमें लगभग 200 धाराओं को थोड़ा संशोधन करके जोड़ा गया है। तो इसमें जो है इसका जो है इसमें किस तरह के ऑप्शन दिए, अच्छा दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो इसमें जो है जैसे कहा था 24 नंबर था, जैसे शक्तियों का परिसीमन, ये जो है ये भी आएगा इसमें। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार ये आएगा। विधि के समक्ष समानता ये इसमें नहीं आएगा, यानी कि जैसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना हो, या यानी कि विधि का जो कहना मतलब मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्या क्या इसमें आता है। इन संस्थाओं की शक्तियों को शामिल किया गया, जो
जो सभी नागरिकों समान हो और उनका कल्याण हो, कहने मतलब ये है। तो इसमें सी ऑप्शन राइट है, पहला, दूसरा और चौथा। और इसमें पहला, दूसरा, चलो देख लेना इसको। एक इसका थोड़ा सा विधि का शासन थोड़ा कंफ्यूज हो गया। प्रश्न नंबर 25 है, भारतीय संविधान इनमें किसका सर्वाधिक ऋणी है? ए स्विट्जरलैंड का संविधान क्या, या बी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, सी भारत शासन अधिनियम 1935 का, डी कनाडा का संविधान। तो दोस्तों इसमें जो है सबसे ज्यादा अगर ऋणी कहना मतलब भारतीय संविधान ऋणी माना जाए तो 1935 के संविधान से सबसे ज्यादा इसमें लिया गया है, इसको ऋणी माना जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, रक्त होता है ए एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो है पहला वाला एक संयोजी ऊतक होता है, ये सही है। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 त्रिकोण वाला हृदय होता है? ये तो बहुत आसान है, आपने विज्ञान पढ़ा होगा थोड़ा सा भी तो आपको ध्यान आ जाएगा। क्योंकि बंदर में जो है 2 वाला होता है, मगरमच्छ में 2, मछली में 2, लेकिन मेंढक ऐसा एक वो है जंतु है जिसमें हृदय में 3 तक होते हैं। और ये मेंढक जो है किस वर्ग में आता है? एम्फीबिया वर्ग में आता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और यह जो है इनमें से इसमें जो है फेफड़े, इसके जो 3 वो होते हैं, ये सांस भी जो है फेफड़ों से लेता है। प्रश्न नंबर 28, भारी जल एक शीतल है, मंदक है, एक प्रकार की औषधि है, ईंधन है। तो दोस्तों ये क्या है? मंदक। प्रश्न नंबर 29, घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे होते हैं? ए श्रेणीबद्ध संयोजक होता है, समांतर संयोजन होता है, श्रेणीबद्ध और समांतर संयोजक का संयोग होता है, प्रत्येक कक्ष में श्रेणीबद्ध संयोजक और दूसरी जगह समांतर होते हैं। तो दोस्तों इसका जो है बी आंसर सही है, समांतर संयोजक इसमें होते हैं जो घरों में तार लगाए जाते हैं। यानी कि घर के बिजली के तारों में प्रतिरोधक को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसमें प्रत्येक प्रतिरोधक जो है समान होता है, साथ में जो है न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 30, डेसिमल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शकरा या शुगर की नापने, वातावरण में ध्वनि, वायु में कण। तो दोस्तों ध्वनि की जो गति नापी जाती है वो डेसिबल में नापी जाती है। और कहा जाता है जो नॉर्मली बातचीत करते हैं वो 10 से 20 डेसिमल होता है। अगर हम तेजी से बात कर रहे हैं उसकी जो रफ्तार होती है वो 20 से 40 होती है। और लाउड स्पीकर इत्यादि जो बजते हैं वो 60 से ऊपर के, यानी कि 60 से 70, 80, 90, वो जैसे साउंड है उसके अनुसार वो माना जाता है। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात कीजिए। मैथ का क्वेश्चन है। आपको 5/6 को अगर निकालेंगे तो 0.83 आ जाएगा। 6/11 जो निकालेंगे तो दोस्तों इसका 0.54 आ जाएगा। 2/3 निकालेंगे तो 0.67 आ जाएगा। और 8/9 निकालेंगे तो 0.89 आ जाएगा। और फिर बचा 6/7, इसको निकालेंगे तो 0.85 आएगा। तो दोस्तों इसमें से जो है 8/9 यानी कि 8/9 0.89 जो आया है सबसे बड़ी संख्या होगी। प्रश्न नंबर 32, यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है, यानी कोई संख्या उसमें 1/7 घटा दिया जाता है तो परिणाम संख्या में 30 कम हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यह भी आपका क्या है? क्वेश्चन है मैथ का। तो इसको आपको संख्या मानना पड़ेगा x में से मान लिया 1/7 घटाओगे तो x - 30 करके निकालोगे तो इस तरह 6s = 7x - 210 आ जाएगा। और 210 = 7x - 6x, तो x = 210, यानी कि वो 210 संख्या इसमें आएगी। प्रश्न नंबर 33 मैथ का है। यदि 0.0169 x = 1.3 तो x का मान क्या होगा? तो दोस्तों ये सिंपल क्वेश्चन है, आप इसमें x का मान कर सकते हैं 1/3
वर्गमूल 0 पॉइंट निकालेंगे तो 1/3/0.13 आ जाएगा। जब इसको भाग दोगे तो 10 आ जाएगा इसका मान। तो इसमें दोस्तों इसका सही आंसर, सॉरी मैंने पेन नहीं लिया, जो है 10 होगा। प्रश्न नंबर 34, 5 क्रमबद्ध सम संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। अब मान लिया 5 संख्या है कोई, जैसे मान लिया क्रमगत संख्या है, तो उनका मान ज्ञात करना है आपको। तो इसमें मान लो x प्लस 1 4 क्रमगत है, x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8 निकालोगे बटे 5 हो जाएगा। तो जब उनको आप जोड़ोगे तो 40 बटे 5 हो जाएगा। तो इस तरह करके अब 5x बराबर 20 बराबर 200 हो जाएगा। तो इसका जो है सही आंसर आएगा 36। ये आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें मैं आपको ज़्यादा यहाँ, एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 11 साक्षर हैं। गांव के अशिक्षित व्यक्तियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मान लिया कोई गांव है, वहां पर 200 व्यक्ति हैं और उसमें से 111 साक्षर है, तो 89 बचे। अब 89 को आपको 200 पे निकालना है। 89 मान लिया 100 पे, तो 200 पे 89 बटे 200 गुणा 100, तो 44%, 5% इसमें आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है, इसको तो आप नॉर्मली निकाल सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 36 है, कामायनी के रचनाकार हैं ए जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो दोस्तों आपको इनका तो पता ही होगा, जो है जयशंकर प्रसाद इनके इसके रचयिता हैं। और मैं यहाँ पर थोड़ी सी आपको सभी जो इनकी जयशंकर प्रसाद सुमित्रानंद पंत की रचनाएं बता देता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ये तो कामायनी हो गया, जिसको महाकाव्य भी बोला जाता है, प्रेम राज्य, झरना, आंसू, लहर, कानन, कुसुम आदि इनकी रचनाएं। सुमित्रानंद पंत की जो रचनाएं हैं, वीणा है, पल्लव, गुंजन, युगांतर, स्वर्णकिरण। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें तो इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं, नामिका, गीतिका और परिमल, तुलसीदास आदि। महादेवी वर्मा की निहार, रसीम, निर्जा, संध्या गीत, यामा, सपना, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 37, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है। निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना, चोरी करना। तो दोस्तों इसका एक है, निर्दोष होना, दूध का धुला होना मतलब है। प्रश्न नंबर 38 है, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन कीजिए। ये हिंदी से क्वेश्चन है। तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ। तो दोस्तों अगर हिंदी में आपको थोड़ी भी ज्ञान है तो आप इसमें बता सकते हो, तुम इसका दाम देते जाओ, सही है होगा बी वाला आंसर। प्रश्न नंबर 39, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थम है। अवधि, अवधि, अनुचर, नौकर, आदि, अनंत, अभिनय, नाटक। तो दोस्तों इसमें जो है ए वाला अवधि, अवधि इसके समरूपी भिन्नार्थ है, क्योंकि अवधि का अर्थ होता है काल समय और अवधि का अर्थ होता है अवध क्षेत्र की भाषा। तो दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। अनुचर, जैसे अनुचर नीचे वाला, नौकर बराबर, आदि, अनंत, ये सब एक समान ही है लेकिन भिन्न नहीं है। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। आपको क्वेश्चन भी ठीक से पढ़ना है, कहीं ऐसा आपने पढ़ लिया दिया था वहां पर्यायवाची नहीं है, आपने पर्यायवाची कर दिया। तो दोस्तों इसमें दिया विदु, शशि, विदु भी है, शशि भी है, सूत नहीं है, चांद भी है। तो दोस्तों 40 में जो है, वैसे मैं आपको जो चंद्रमा है उसके पर्यायवाची बता देता हूँ। जैसे पर्यायवाची जो है शेष, शब्द, विदु, शशि, चंद, चंद्रमा है। सूत का जो अर्थ होता है वो सारथी होता है। कहने मतलब जिस प्रकार आप महाभारत देखेंगे तो सूत, वो अर्जुन का जो सूत थे, सारथी थे, वो कृष्ण जी थे। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न जो है नेक्स्ट, आपको एक पैराग्राफ इंग्लिश का दिया है, आपको ये पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद आपको इसमें से निकालना होगा। ये प्री हिस्टोरिकल के बारे में दिया है, यानी कि पाषाण काल के संबंधी यहाँ पर दिया है। मानव क्या था, मानव से संबंधी किस तरह के वो व्यवहार करता था और क्या था। तो आपको इसको पढ़ लेना है। और उसके क्वेश्चन मैं अभी सिर्फ आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन है। तो व्हाट डिड द प्री हिस्टोरिकल मैन लुक लाइक, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है,
प्रादेशिक जो ऐतिहासिक मानव कैसा दिखता था। तो दोस्तों ही लुक्ड लाइक ए एपे, मतलब बी वाला ऑप्शन इसमें सही है, बानर के समान प्राचीन मानव दिखता था। प्रश्न नंबर 42 है, पेंट आउट द पोर्शन हैविंग मिस्टेक इसमें दिया है द पुअर ऑलवेज हेल्पिंग बाय देन हु आर काइंड एंड जेनरस। तो इसमें आपको जो है बताना है कि कौन सा मिस्टेक है या पॉइंट आउट करना है कौन सा गलत है। तो दोस्तों 42 में अगर आप देखोगे तो 42 में द पुअर मैन मीन्स पुअर पीपली, ये गलत है। तो इसका जो है ए वाला आंसर, एक मिनट पेन नहीं लिया ना, सॉरी, इसका ए हो गया। 43 का है, आपको यहाँ पर एक वो शब्द जोड़ना है सेंटेंस के हिसाब से, यानी कि आपको थोड़ी सी सेंटेंस की नॉलेज होनी चाहिए। आई गिव हिम द पंच ऑन दैट डैश नोज। तो 43 का आपको यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर दा आएगा, दा नोज आएगा, टू नोज, टू तो मतलब ही नहीं, ए भी मतलब नहीं, एन भी मतलब नहीं, वैसे भी बहुत सिंपल दिया है। तो दोस्तों क्योंकि टू किसके साथ लगता है तो उसमें दा नोज ये सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, पॉइंट आउट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें आपको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। आई आस्क्ड व्हाई ही वाज लुकिंग थ्रू द की होल। वो कहने मतलब बोल रहा है, आप मेरे को ऐसे बोल रहा है कि मेरे को की होल से क्यों देख रहे हो। तो इसका डायरेक्ट स्पीच में आपको बदली करना है। तो इसका अगर आप डायरेक्ट स्पीच में बदली करोगे कहने मतलब इनडायरेक्ट में, तो वाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल आई शेड में, ये इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में डायरेक्शन दिया है, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेशन सेलेक्ट वन विच बोस्ट जो एक्सप्रेस होता है सेम सेंटर इन द एक्टिव और पासिव नाउन। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, एक सेंटेंस दिया है, सी टुक द डॉग फॉर ए वॉक। इसमें से आपको इसका इन एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन करना है। तो सी लुक द डॉग फॉर वॉक ये पैसिव स्ट्रक्चर का प्रकार होगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ड की थर्ड फॉर्म प्लस और बाय कहना मतलब ऑब्जेक्टिव। तो इसमें जो हो जाएगा द डॉग वाज टॉकिंग फॉर द वॉक बाय हर, इसका बी ऑप्शन सही होगा। तो ये आपको इंग्लिश में किस तरह का क्वेश्चन आते हैं, कितनी जानकारी होना जरूरी है, ये आपके उस पर। क्वेश्चन नंबर 46 दिया है दोस्तों, यहाँ पर कोड दिए हैं, लिक्विड को PMUYM और लिखा जाता है, उसी कोड पर स्पेस को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया है आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं जो अल्फ़ाबेट है उनके नंबर याद कर लें। एल कितने पे आता है, जैसे एल 12 पे आता है, आई 9 पे आता है, क्यू कितने पे आता है, जैसे यू है WU जैसे 24 पे आता है, आई 9 पे, D4 पे, ऐसे याद कर लें। या फिर आप इसमें देखेंगे PM कितने पे, तो इसमें हर बार 4 जोड़ा गया। जैसे मान लिया एल में 4 जोड़ दिया, आई में, तो इसी प्रकार PM स्पेस में अगर 4 जोड़ोगे तो एस का W हो जाएगा, पी का T हो जाएगा, ए में 4 जोड़ोगे तो 5 E हो जाएगा, सी में 5 जोड़ोगे तो G हो जाएगा, ई में 5 जोड़ोगे तो I हो जाएगा। तो WTEGI इसका सही आंसर होगा, यानी कि एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा। अजाज का जन्म 5 जनवरी 2015 को हुआ था, जबकि फेज का जन्म उसके 553 दिन के बाद हुआ। फेज का जन्मदिन क्या है, तो है ऐसे आपको देखो कैलेंडर के क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, एजाज का जन्म 5 फरवरी को हुआ था और उसका जो है दूसरे का जो हुआ है 553 दिन बाद हुआ, तो आपको 553 दिन इसमें जोड़ लेने हैं। और जोड़ने का तरीका वही है 31 29 30 31 30 जैसे महीना होता है, और फिर उसके बाद 1 जुलाई 2016 को इसमें आ जाएगा। ये आपको एक जो कोड दिए हैं महीनों के वो भी आपको याद करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 48 भी जो है इसका है, इसमें कुछ श्रृंखला दी गई है, उसमें 15वें पद के दाहिने 16वां इसमें दिया गया है कि ये जो श्रृंखला दी इसके 15वें पद के दाहिने और छठवां पद है।
तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, पहले दाहिनी तरफ से गिनना है। तो दी गई श्रृंखला में 15 पद जो है गिनेंगे, तो ई और ई है, और 15वें के पद के दाहिनी ओर छठा पद 8 है, तो इसमें जो है इसका सही आंसर 8 ही आ जाएगा। तो ये आपको गिनती कर लेना है। गिनती करने के बाद आप इसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं। नॉर्मल है, थोड़ा ध्यान रखना दायां बाएं का। क्वेश्चन नंबर 49, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंध रखता है जिस प्रकार पहला, जैसे त्वचा से बाल निकलते हैं तो भूमि से अश्क निकलता है, धूल, घास, खनिज। तो दोस्तों जैसे मान लिया उगने की बात की, त्वचा से बाल निकलते तो उससे घास होगा, बहुत सिंपल है। 50 है, वक्तव्य दिया गया है, दिल्ली में प्रदूषण वायु की गुणवत्ता स्वीकार स्तर के परे है, यह उद्योगों और वाहन द्वारा वही प्रदूषण के कारण है। कार्रवाई, वाहनों को क्रम विषम और सम दिनों में चलाने के लिए समूह में विभक्त किया जाना चाहिए। सरकार को नए कारखानों वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा देनी चाहिए। तो दोस्तों आपको इसमें जो है बताना है कि कौन सा क्वेश्चन सही है। तो दोस्तों इसमें जो है केवल एक अनुसरण करता है, वाहनों को क्रम विषम को चलाने के लिए समूह में विभक्त कर देना। सरकार को नए कारखानों वाहनों का पंजीकरण रोक देना चाहिए। ना तो दिल्ली की बात हुई है ना कुछ की, तो इसमें देखो आपको लग रहा होगा नए कारखानों, लेकिन दिल्ली की बात नहीं हुई। दिल्ली में पूरे मान लिया सरकार को नए कारखाने वाहनों को पंजीकरण रोका नहीं जा सकता। पंजीकरण मान लिया ये किया जा सकता है कि पेट्रोल की जगह बैटरी का यूज हो, गैस का यूज हो, लेकिन ये दूसरा वाला इसमें सही नहीं है। इस थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई है? द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन वर्ड, द वर्ड ऑफ टाइम्स। तो 51 का अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है लिखी गई है द गोल्डन वर्ड, सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई है। और इसमें जो दूसरी बुक है द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड एंड द वर्ड ऑफ टाइम। अच्छा, ये तो हाँ सरोजिनी नायडू द्वारा है, ये नहीं है द गोल्डन वर्ड। द गोल्डन वर्ड पुस्तक जो है किसने लिखी है? ग्रीम्स ब्रदर द्वारा लिखी गई है, यानी कि नहीं लिखी गई है। तीनों जो है बुकें जो है द ब्रोकन वर्ड, गोल्डन थ्रेशोल्ड, द वर्ड ऑफ टाइम्स, ये तीनों सरोजिनी नायडू की, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप जो निम्नलिखित में किस राज्य का? दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, पूरा पेपर है, तो हमने पैट का ये जिस प्रकार के मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये पूरा वो बनाया है, ये पीडीएफ है, 15 प्रैक्टिस सेट है। आप इसको लेना चाहते हैं तो हमारे जो इंस्टा मोजा पे वहाँ पर भी डिजिटल रूप से है, और सीधा भी 8825072295 पे भी सिर्फ 10 रुपये में, यानी कि 11 रुपये में ले सकते हो। और ये पैसा भी जो है दोस्तों एनजीओ चल रहा है जीडी कोचिंग फाउंडेशन, उसमें गरीब बच्चों को सहायता दी जाती है, उसके लिए है, ना कि ये तो उसके लिए है। अगर आप ये बुक लेना चाहते हो, ये ई बुक लेना चाहते हो, और जितने भी जैसे मान लिया पेट के एग्जाम संबंधी जैसे करंट अफेयर हैं पूरे हम पे 6 आपको 1 साल के मिल जाएंगे, वो भी बहुत, यानी कि 100 रुपये में आप पूरा कोर्स ले सकते हो। करंट अफेयर हो गया, जिस प्रकार हो गया, हिस्ट्री के हमने एक पीडीएफ है जो अगर आपने उसमें पढ़ ली तो हर उससे क्वेश्चन बनाए हैं, 4000 क्वेश्चन है, तो उनको एक बार पढ़ लिया तो आपको कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और जैसे मान लिया जीके है, जैसे भारत के नृत्य हैं, भारत के पड़ोसी देश हैं, ये जहाँ जो भी उसमें क्या नाम है सिलेबस में दिया है, उसका भी हमने अलग अलग एक पीडीएफ बनाया है, आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे, निम्नलिखित में कौन सा ये तो छूट गया, मोहिनी अट्टम बामन का। तो दोस्तों मोहिनी अट्टम के बारे में तो आपको पता ही होगा, नृत्य की आपकी जानकारी होनी चाहिए, जो कि मोहिनी अट्टम कहाँ का है, इसमें बिरबो है केरला का है, और जो ओडिसी है तो उड़ीसा के नाम से है, यक्षगान जो है कर्नाटक का है, भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है। और दोस्तों ये बहुत ही थोड़ा सा आपको रिवीजन करना है, नित्य एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना, ग्रीन हाउस नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो है मिथेन ग्रीन हाउस है, जल वाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है, और यह देखा जाए तो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है।
और जैसे अगर ग्रीन हाउस गैसों की बात की जाए तो उसमें से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस हो गया, ऑक्साइड हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है फ्रिज इत्यादि से निकलती है, जल वाष्प हो गया, ये सब ग्रीन हाउस गैसों में आती हैं। प्रश्न नंबर 54, पारितंत्र के दो प्रमुख घटक हैं, पौधे और प्राणी, जीव्य और अजीव्य। थोड़ा सा लाइट कर लूं क्या बेटा? पौधे और प्रकाश, घास पात और सूक्ष्म जीव। तो दोस्तों इसमें जो है इसके जो जीव्य और अजीव्य यानी कि दो चीजों में बांटा गया, जीव और अजीव। मान लिया जैसे पारितंत्र जिसको इकोसिस्टम भी बोलते हैं, और ये जो इकोसिस्टम एजी टांसले एक वैज्ञानिक हुए ने इसका नाम दिया था या इसका जो है संकल्पना की थी, और उसके दो मूल घटक माने गए हैं, एक जैविक और एक जैविक। जैविक में सभी व्यक्ति से लेके प्राणी जीव जंतु सब जो भी सांस लेता हो चलता हो वो आता है, और एक जीव में सभी खनिज इत्यादि आ जाते हैं, पर्वत नदी पदी सब आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 55 है, पोर्ट विलियर की राजधानी है। दोस्तों आपको राजधानी से भी क्वेश्चन आएगा और ये बहुत ही सिंपल है। तो पोर्ट विलियर जो है अंडमान निकोबार की राजधानी है, जिसमें इसमें दिया गया है, तो आपको सभी का राजधानी को याद कर लेना है। ये सिंपल है। आगे चलता हूँ, जो आपको बताने वाला है वो मैं बताऊंगा। प्रश्न नंबर 56 है, निम्नलिखित में कौन सी भूमि किसी भी देश की स्वामित्व में नहीं है? वानुआतू, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, सोलोमन द्वीप समूह। तो दोस्तों 56 का जो है अटलांटिका एक ऐसी जगह है जो किसी के जहाँ पर बर्फ ही बर्फ है, वो किसी के भी कोई इस पे कहने मतलब वो नहीं कर सकता, जिसको मेरी वर्ल्ड लैंड या भी बोला जाता है या अलग अलग नाम से दिया जाता है। वो भूमि किसी भी स्वामित्व में नहीं है, यानी कि कोई भी देश पर स्वामित्व नहीं है। प्रश्न नंबर 57 है, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो दोस्तों लोकसभा में 2 और राज्यसभा में कितने? 12। तो इसका आपको ये भी सिंपल है, जानकारी होनी चाहिए। और ये हाँ है, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आता है किस अनुच्छेद के उसमें किया जाता है, तो 80A के तहत जो है 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। लेकिन 12 सदस्य कौन कौन होने चाहिए? किसी ने साहित्य में विशेष काम किया हो, कोई कला में, विज्ञान में, समाज सेवा की हो, या कोई विशेष ज्ञान अनुभव रखता हो, या किसी में महारत हासिल की गई हो। और यह संविधान की जो ये प्रक्रिया है आयरलैंड के संविधान से ली गई है। प्रश्न नंबर 58 है, डैश मंदिर अलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाया गया। सबसे बड़ा मंदिर में से एक है। पातालेश्वर, भैरव, दूधनाथ, कैलाश। तो दोस्तों इसका कैलाश मंदिर आएगा सही उत्तर, क्योंकि महाराष्ट्र के अलोरा गुफा में जो है कैलाश मंदिर है, जिसको कैलाशनाथ मंदिर भी बोला जाता है, और दुनिया में सबसे बड़ा एकेश्वर मंदिर है। ये कैसे मतलब इसमें कोई पत्थर उत्तर नहीं लगाया गया, एक चट्टान को काट के ही बनाया गया है, और यह जो है अलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। और यह किसके द्वारा बनाया गया था? राष्ट्रकूटों के द्वारा, राष्ट्रकूटों के शासक राजा कृष्ण प्रथम द्वारा इसको बनवाया गया था। प्रश्न नंबर 59 है, भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर हाल ही में कोलंबो में आयोजित त्रिपक्षीय वार्तालाप भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया? ए नितिन गडकरी, बी अजीत डोभाल, सी एस जयशंकर, हर्षवर्धन। तो 59 का तो बी है, इसमें अजीत डोभाल साहब जो थे उन्होंने भाग लिया था। और अभी ये पुराना हो गया थोड़ा सा, मैं बोलूँगा आपको करंट अफेयर के लिए थोड़ा अपडेट होना पड़ेगा। आप हमारी करंट अफेयर पढ़ना चाहते तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 60, हाल ही में संपन्न हुए संघाई सहयोग संगठन, जिसको एससीओ भी बोलते हैं, विश्व सम्मेलन में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है? इस बैठक की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हाँ बिल्कुल उन्होंने की थी, और अभी के वाला भी फिलहाल में देख लेना। भारत ने पहली बार सम्मेलन, नहीं भारत पहले से है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन को संबोधित किया। तो इसमें 2 आपके सही हो जाएंगे, बी और बी हो जाएगा, 1 और 3। प्रश्न नंबर 61 है, ये करंट अफेयर के हैं। हाल ही में एडलविंग हुरून इंडिया की रिपोर्ट 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 में सबसे दानवीर भारतीय कौन रहे, जिसने सबसे ज्यादा दान किया? रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अजीम प्रेमजी, या शिव नाडार। तो दोस्तों इसमें जो है सबसे सी
आजीज प्रेम जी रहे। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने हाल ही में अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। इस बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल पाकिस्तान और चीन के साथ लगती सीमा का प्रहरी नहीं, गलत है। पाकिस्तान के साथ ही सिर्फ यह करता है, चीन के साथ आईटीबीपी भी करती है। यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में है, यह भी गलत है। इस बल का आदर्श वाक्य जीवन पर्यटन कर्तव्य, एक सिर्फ तीसरा इसका सही आंसर है। तो आपको पैरामिलिट्री फोर्स जितने भी हैं उनके बारे में भी जानकारी रखनी है। प्रश्न नंबर 63, भारत ने हाल ही में MRSAM का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो आपको बताना है। तो दोस्तों, पहले तो इसका मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इसका पूर्ण नाम है, और यह मध्य दूरी की हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है। यह मध्य दूरी में हवा से हवा में नहीं, हवा से सरफेस, ये गलत हो जाएगा पहला वाला। इस मिसाइल को DRDO ने इजराइल एयर स्पेस इंडस्ट्री के साथ मिलकर प्रदर्शित किया है। तो दोस्तों हाँ, ये सही है। इस मिसाइल को किसने? इजराइल के द्वारा। इसकी मारक क्षमता 70 किलोमीटर तक है, ये भी सही है, यानी कि दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64, भारतीय आंतरिक अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा हाल ही में किए गए उपग्रह CMS-01 के प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें जो दिया है पहला वाला, CMS-01 एक संचार उपग्रह है। इसका प्रक्षेपण PSLV 50 यान से किया गया है, और इस उपग्रह को भू समतुल्य अंतरण कक्ष में प्रवेशित किया गया है। तो 64 का दोस्तों इसमें तीनों सही आ जाएंगे, इसके संबंधी जो है तीसरा क्वेश्चन सही है। प्रश्न नंबर 65, अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य है? जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों, इसमें एक मिनट छोटा करना पड़ेगा। इसमें यह भी सही है, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वह डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे, ये भी सही है। 2009 से 70 तक अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो इसमें तीनों सही है, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट होगा। राज्यसभा में उपसभापति चुने जाते हैं। राज्यसभा के सभापति, ये पुराना, इसको छोड़ देते हैं, काफी अभी नए वाले देखना। भारतीय गणितज्ञ जिन्हें हाल ही में गणित का प्रतिष्ठित माइकल एम शीला हैंडबुक 2021 का विजेता घोषित किया गया। दोस्तों, जितने भी पुरस्कार इस साल में, यानी कि आपका एग्जाम जो है होना है 28 और 29 अगले महीने तारीख को, तो जितने पुरस्कार हैं उससे भी एक क्वेश्चन आएगा, सिलेबस में आपको दिया गया है। तो निखिल श्रीवास्तव, मंजू भार्गव, अक्षय वेंकटेश, प्रोफेसर मरियम मिर्जा खानी। तो 67 का सही आंसर पहला वाला है, श्रीवास्तव। प्रश्न नंबर 68, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन फरवरी 2021 में किया गया। इस आयोजन के संदर्भ में, तो दोस्तों ये भी छोड़ देते हैं क्योंकि काफी पुराना हो गया। इससे मेन हम जो बात कर लेते हैं, जो संसद में हाल ही में महापतन प्राधिकरण विधेयक 2020 पारित हुआ। इस विधेयक का, तो दोस्तों ये भी आप अभी जो इस साल की लोकसभा या राज्यसभा में विधेयक पास हुए, जैसे महिला आरक्षण हो गया, ये सब आप इनको देख लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर चलते हैं, एक आपको गद्यांश आएगा हिंदी में, उसको पढ़ना होगा, उसके उत्तर देने होंगे। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात की गई है कि उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, और उन्होंने कौन सी रचना की, वो किस तरह के व्यक्ति थे, और उन्होंने अपनी जो उपाधि मिली थी उसको लौटा दिया था। और ये इस प्रकार पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं यहाँ पर, उनका आपको उत्तर देना है। तो सबसे पहला उत्तर मैं बता देता हूँ, कार्य के संदर्भ में मोबाइल फोन की उपयोगिता, सॉरी ये तो क्वेश्चन, हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों, जिस प्रकार आपने पढ़ा होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। तो इसका सही आंसर जो है ए वाला हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72, उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? ब्रह्म समाज के, आर्य समाज के, सत्य समाज के, रामकृष्ण मिशन के।
तो दोस्तों आपको जैसे पढ़ा है उसमें दिया गया है, जो उनके पिताजी थे वो ब्रह्म समाज के। एक मिनट पेन ले लेता हूँ। जनगण मन राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो इसमें आपको ये तो बहुत ही सिंपल है, रविन्द्रनाथ टैगोर ही है। उनके बारे में नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ ने क्यों लौटाई थी? तो ये भी आपको पता होगा, क्योंकि जो है वहां पर क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड में नरसंहार हुआ था, तो उसमें उन्होंने लौटा दी थी। प्रश्न नंबर 75 है, रविन्द्रनाथ टैगोर के कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार मिल गया? तो दोस्तों आपको पता ही होगा, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे ये पढ़ा होगा। गीतांजलि उनकी ऐसी है जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये दूसरा भी पैराग्राफ 2 पैराग्राफ आएंगे, यहाँ पर मोबाइल के बारे में बताया गया है, मोबाइल का रख रखाव, मोबाइल से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और इससे कितने, ये सब बताया गया। तो इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन, तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन आपको यहाँ बताऊंगा। कार्य के संदर्भ में मोबाइल फोन की उपयोगिता क्या है? तो इसमें जो है कार्य के आधार पर दिया गया है, कहीं से भी रहकर कार्य पूर्ण किया जा सकता है, तो ये आंसर होगा। प्रश्न नंबर 77 है, मोबाइल फोन जहाँ सुखद है वहीं दुखद भी है, कहने मतलब एक नुकसान भी कर रहा है। प्रश्न नंबर 78 है, व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फोन के कारण क्या हो जाता है? तो व्यस्तता के कारण जो इसमें व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, ये वाला सही आंसर होगा। लाभ नहीं होता, सहायता नहीं मिलती, आराम नहीं मिलता है, तो इसमें ये वाला सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 79 है, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो दोस्तों इसमें मोबाइल फ़ोन के बारे में बात की गई, तो मोबाइल की हानि, मोबाइल का लाभ नहीं, मोबाइल फ़ोन होगा। मोबाइल फ़ोन के उपयोग में सावधानी बरतने में क्या होगा? लाभ होगा या हानि होगी, धन प्राप्त होगा, परेशानी होगी? तो दोस्तों लाभ ही होगा, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81 से 85 तक ये दोस्तों मैथ सारणी के ऊपर दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ खिलाड़ियों के नाम दिए गए, जैसे विराट, रोहित, शेखर, उन्होंने मैच कितने खेले हैं, रन स्कोर कितना है, 50 कितनी है, ये है आपको। तो इसमें दोस्तों आपको उस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे शिखर द्वारा बनाए गए प्रति मैच औसत रन और रोहित द्वारा बनाए गए प्रति मैच औसत रन आपको बताने हैं। दोस्तों इसमें सिंपल ही है, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो दोनों का वो कर लेना है। जैसे कि मान लिया इसमें पूछा गया है रोहित और शिखर और रोहित, तो शिखर का कितना है, शिखर के 1050 रन है, कितने मैच में बनाए, 25 में, और रोहित के कितने हैं, 840 हैं, कितने में, 20 में। तो इनका दोनों का वो निकालोगे तो 42 आएगा, तो यानी कि 0, इसका सही आंसर आ जाएगा 0, सी आंसर आएगा। ये भी बहुत सिंपल है। सभी 4 बल्लेबाजों के द्वारा बनाए कुल रनों की संख्या कितनी है? तो इसमें तो आपको चारों की सभी चारों बल्लेबाज द्वारा बनाए गए कुल रनों की संख्या कितनी है? तो चारों को जोड़ देना है। इसमें 900, 850, 1050, 40, तो जोड़ने के बाद निकल के आ जाएगा 3240, इसका तो ये भी बहुत सिंपल है, पहला वाला आ जाएगा। और फिर उसमें वो सभी चारों बल्लेबाज द्वारा बनाए हुए कुल रनों का औसत क्या है? उसको 3200 को जो 32 से 40 और 4 से भाग देना था, तो इसमें 810 आ जाएगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सारणी दी गई है। विराट द्वारा 16 मैचों में बनाए गए, शिखर द्वारा बनाए गए 25 मैचों में रन में कितने कम है? यानी कि आपको जो है दोनों के पहले जब मान लिया उसके 1050 है, उसके 900 है, तो 150 का अंतर है, तो यहाँ से बिल्कुल सिंपल आ जाएगा, 150 है। और शिखर द्वारा बनाए गए रन, सुरेश रैना द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात क्या है? तो अनुपात भी इस तरह ही निकाल लेना है कि मान लिया 1050 है किसके द्वारा, शिखर द्वारा बनाए गए रन, और रैना द्वारा बनाए गए जो है 450 है, तो उसको अगर काटेंगे 50 से, तो ये जो है किसने से 50 से काटा, तो 11 बार 50 से काटने से 21 बार कट गया, 50 से काटने से 9 बार कट गया, फिर इसको फिर 50 से काटा, 21 को 7 बार कट गया, 7:3 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 96 से इसको भी आपको ये इसी प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ पर भी एक सारणी दी गई है, और उसमें आपको बैंक में एसएससी परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का दिया गया, बैंक में इतने पास हुए 2000 में, 2011, 2000 में, तो आपको क्वेश्चन निकालना है। और इसमें एसएससी में यहाँ पर एक दिया है, तो मैं सिर्फ यहाँ पर आपको इनके आंसर बताता हूँ। तो वर्ष 2000 इसमें दिया, 2002 में बैंक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या, वर्ष 2021 में एसएससी परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या का कितना है? तो दोस्तों 86 में आपको यही कर लेना है, दोनों का
2000 में परीक्षा का उत्तीर्ण तो 9500 गुणा 62.2/100 तो 59,375 आ जाएगा। और एसएससी में आ जाएगा आपका 1,00,000 गुणा 42/5/100 तो 42 इनका निकालोगे तो आपको जो है 39.70 इसका आंसर मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 87 बैंक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई। तो दोस्तों इसमें अब आप सारणी देखोगे तो ऐसे ही आपको मिल जाएगा। तो ये 2003 में दर्ज की गई है। प्रश्न नंबर 88 है, वर्ष 2004 में दोनों परीक्षाओं में कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थी वर्ष 2000 में बैंक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के अनुपात आपको निकाल लेना है। अनुपात निकालोगे तो आपको मिल जाएगा कि दोनों का अनुपात 475 342 आना है। ये जैसे पहले ऊपर बताया इसी प्रकार आपको पता सभी वर्षों में एसएससी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। औसत संख्या आपको सभी का जोड़ लेना 2002 से लेकर 2005 तक और जोड़ने के बाद उनको कर देना है तो औसत आ जाएगा 3,40,600 टोटल आएगा और उसमें 6 से भाग कर देना है। 6 से भाग करेंगे 56,771 आ जाएगा इसका। 90 2002-2003 एसएससी परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी योग एवं 2001 में परीक्षा में अभ्यर्थियों के योग का मध्य अंतर क्या है। तो इसमें आपको 90 में मध्य अंतर निकालना है। मध्य अंतर निकालेंगे तो आपको 12,875 दोनों का आ जाएगा। प्रश्न नंबर 91 से 95 में ग्राफ दिया है। इस ग्राफ के आधार पर आपको क्वेश्चन करने हैं। जैसे वर्षों की संख्या जिन्हें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो इसको आप कर लेना, मैं इसको छोड़ देता हूँ 95 क्वेश्चन को। उसके बाद लास्ट में हम चलते हैं 96 से। यहाँ पर भी सारणी दी गई है, यानी कि 20 नंबर 15 नंबर तो ये सारणी के आधार पर आएंगे।